So, students, this is lesson number 3 of chapter number 3. In this lesson, we will discuss about the levels and branches of government. Or under our constitution, the federal government must show power, must share power with the states. फेडरल गवर्नमेंट जो है अपनी पावर स्टेट के साथ किस तरह से शेयर करती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री मेजर ब्रांचेस, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांच, और हाउ दीज थ्री ब्रांचेस बैलेंस द पावर विथ ईच अदर। इस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि फेडरल, व्हाट इज फेडरल। अच्छा, आप फर्स्ट पैसेज रीड करें और देन मुझे बताएं कि व्हाट इज मीन बाय फेडरल। क्या मतलब है ज़याम फेडरल का। मोहम्मद अहमद, आपको क्या लगता है क्या मतलब है फेडरल का। फेडरल गवर्नमेंट का। यस। Actually, there are two level of government in a country. The first level is national level and the other level is federal level. और ये जो लेवल्स हैं ये आगे लेयर्स में काम करते हैं, यानी लेवल्स में काम करते हैं। पहले तो आप दो लेवल हैं और फिर लेवल्स जो हैं वो लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। लाइक ये हो जाते हैं सिटीज में, विलेजेस में, कंट्रीज में, ये जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी इनकी लेयर्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म के बारे में जानना है कि वो एक बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मींस दैट पावर इज शेयर्ड बिटवीन द national and state level of government. Dividing power between federal and state government protects the rights of individual states. जब दोनों स्टेट्स में पावर को डिवाइड किया जाता है तो इट्स मीन्स दैट द ओनली पर्पस टू divide the power is to protect the rights of individuals. और यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट जो है ये हमें इन्फोर्स करती है कि हम राइट्स ऑफ सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू इन्फोर्स सर्टेन राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है नेशनल गवर्नमेंट को फॉलो करने का। सम ओनली ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड कभी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को और कभी दोनों गवर्नमेंट्स को। और यहाँ पर नेक्स्ट हम जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास बेसिकली थ्री लेवल्स आते हैं। फर्स्ट लेवल में टाइप्स, तीन ब्रांचेस हैं। एग्जेक्टिव ब्रांच क्या करती है। मैं मैसेज कर देना मोबाइल से। स्टूडेंट्स, वेब प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। Students, please read that passage and then we will discuss about the all three branches of government.
Are you done, students? Are you done? Yes, Huबैब, आप बताइए प्लीज, एग्जेक्टिव ब्रांच क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच? ये मैम प्रेसिडेंट पर मुश्तमिल होती है और इसके वेरियस एडवाइजर प्रेसिडेंट कैबिनेट होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, और एग्जेक्टिव ब्रांच का फंक्शन क्या है? पॉलिसीज बनाती है, गोल्स देती है, लीडरशिप। एग्जैक्टली, नेशनल लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना। यस ज़ियाम, बट व्हाट डज लेजिस्लेटिव ब्रांच डू? लेजिस्लेटिव ब्रांच कैसे काम करती है, क्या काम करती है? Anyone can give me answer about the legislative branch? No, you should speak. बोलोगे नहीं, गला खराब हो। उमर, क्या करती है लेजिस्लेटिव ब्रांच? उमर, आर यू मैम देयर? जी मैम। हम्म। मैम लेजिस्लेटिव ब्रांच में कांग्रेस के दो हाउसेस हैं, सेनेट हम्म। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हम्म। बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉज बनाना, जो हम्म। कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोर्ट और सिटीजन्स सब के लिए इसी ने फाइनलाइज करने होते हैं लॉज। और यस, ऑफ कोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो भी अमेंडमेंट्स आनी होती हैं वो भी यही डिसाइड करते हैं। हम्म। तो दानियाल, आपको क्या लगता है जुडिशल ब्रांच का यहाँ पर क्या रोल है? Daniel, will you explain judicial branch? I'm judicial branch laws के लिए में आती है। दानियाल के पीछे बहुत It is शोर। made up of जुडिशियल ब्रांच बेसिकली फेडरल कोर्ट सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जितने भी सिस्टम होता है उसको मेड करती है, मीन्स उस पर काम करती है। यूएस सिटीजन वोट फॉर द प्रेसिडेंट एंड ऑल द मेंबर ऑफ कांग्रेस एज अ रिजल्ट। These politicians have a responsibility to represent and serve their constituents, the people who elect them. Definitely, जब लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूट्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सर्व करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ 2 टर्म्स पर
may be elected to only 2 terms of 4 years each. हर 4 साल बाद ये इलेक्ट होता है। और रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो 2 साल बाद चेंज होते हैं। सेनेटर्स 6 years बाद इलेक्ट होते हैं। These members of Congress may be re-elected for any number of terms, और ये re-elect भी हो सकते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जो है कई कई सालों से हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ये वो दिस दैट एक ही चलते आ रहे हैं। बहुत रेयर ऐसा देखा है कि जो है हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह चेंज हुए हों। Federal judges in contrast the appointment by the president and confirmed by the senate। अब यहाँ पर ये चीज बहुत पॉइंटेबल है कि फेडरल जजेस को, अच्छा ये क्वेश्चन आपको नीचे उसमें भी नजर आएगा, प्रैक्टिस में भी नजर आएगा, एक्सरसाइज में भी, कि फेडरल जजेस को कौन अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और सेनेट जो है इसको कंफर्म करता है। और ये क्या करते हैं, पोजीशंस ऑफ फॉर लाइफ, दे कैन सर्व इन दीज पोजीशंस फॉर लाइफ, मतलब लाइफ टाइम इनके पास ये पोजीशन होती है। एज सिटीजन वी हैव अ राइट टू रिस्पेक्ट और फेडरल जजेस टू मेक impartial decisions based on constitutions at the law ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो अंडर नोट सॉरी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो नोटेबल हैं यहाँ पर, कि कौन सी पोजीशन जो है कितनी देर तक रहती है, और कौन से हमारे जो सर्वर्स हैं, लाइक जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, वो कितनी देर तक इलेक्ट होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट और कांग्रेस का सबका डिटेल से बताया गया है। और चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हर ब्रांच को दूसरी ब्रांच में से पावर का कुछ हिस्सा शेयर कर दिया जाता है, ताकि, और हर ब्रांच जो है दूसरी ब्रांच को चेक भी कर सकती है, बैलेंस भी कर सकती है, उनके डिसीजंस को चेंज भी कर सकती है और चैलेंज भी कर सकती है। तो ये सारा सिस्टम जो है जस्ट टू मेंटेन द चेक एंड बैलेंस इन द गवर्नमेंट सिस्टम। और यहाँ पर ये प्रैक्टिस है, ये सारी प्रैक्टिस, ऑल प्रैक्टिस रिलेटेड टू द एक्सरसाइज, सो प्लीज एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा। यहाँ पर नंबर 4 पर, लेसन नंबर 4 पर इलेक्ट्रल सिस्टम है, और इलेक्ट्रल सिस्टम क्या करता है। जिस तरह यूएस पॉलिटिक्स में 2 पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज हैं, और ये जो है एक दूसरे को डोमिनेट करती रहती हैं और इलेक्ट और डिसलेक्ट होती रहती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड प्राइमरीज टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर द जनरल इलेक्शन। ये अच्छा, ये इलेक्ट्रल सिस्टम कैसे काम करता है, हम इस पूरे लेसन में इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं कौन कौन सी। 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे पास, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। सॉरी, हमारे पास थोड़ी ना है, ये तो यूएस के पास है। हम इतने अमीर कहाँ से हो गए कि हमारे पास जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स होने लग गई। तो फिर जनाब इनको एक प्लेटफॉर्म इनके पास होता है, जहां से ये अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करते हैं, जिसको इन्होंने इलेक्शन पर खड़ा करना होता है, और जिसने मीन्स इलेक्शन पर स्टैंड ऑन करना होता है। और उसके बाद प्राइमरी इलेक्शन, और उसके लिए भी प्राइमरी इलेक्शन किए जाते हैं, यानी पार्टी जो है अपने अंदर भी इलेक्शन करती है कि भाई कौन सा कैंडिडेट जो है वो पार्टी की तरफ से कम्पीट करेगा। और फिर नॉमिनेशन होती है। फिर उसके बाद जब वो कैंडिडेट जिसने compete करना है वो नॉमिनेट हो जाता है, तो उसके बाद उनका कन्वेंशन होता है। पार्टी कन्वेंशन में मींस ये होता है कि किस तरह से मींस उसके कंप्लीट प्रोसीजर्स जो है इलेक्शन का, सारी वो पेपर वर्क और सारा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो सारा परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज में जाके वोट्स डाले जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी इलेक्टोरल कॉलेजेस में, यहाँ पे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को वो हैंग कर लिया जाता है कि भाई इलेक्शन के लिए। और हम लोग वैसे, कभी आप लोग गए हैं वोट डालने? आप में से कभी कोई गया वोट डालने? यस मैम। मैं तो तो 2 साल फिर पहले एलिजिबल हुआ हूँ, तो अभी तक डाली नहीं है लेकिन सही बात है। सीन क्या वहाँ पे सीन कैसा था? मैम ये मेरा तो तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं
शाबाश। सही बात है। अभी तो फिर सुमाइना, अभी तो आप छोटे हो, इस वजह से आप कोई बात नहीं। हम्म। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। फिर तो मैम अभी रोटी भी नहीं मिलती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर जनाब, यहाँ से हम अपनी बात को आगे ले जाते हैं, और यहाँ पर ये होता है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आर, अच्छा, हम लोग ऊपर ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स एक दूसरे को जो है डोमिनेट करती रहती हैं, कभी डेमोक्रेट्स आगे आ जाती है, कभी रिपब्लिकन। लेकिन ऐसा भी होता है कि थर्ड पार्टी भी आगे आ सकती है, मतलब अगर वो अपना स्टैंड ऑन कर जाती है तो थर्ड पार्टी भी पॉसिबल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये दो पार्टीज जो है थोड़ा हाई लेवल पे हैं तो सिर्फ यही परफॉर्म कर सकती हैं, थर्ड पार्टी भी आ सकती है। और लाइक यहाँ पर उन्होंने राल्फ नेदर और रोज पैरट की एग्जांपल भी दी हुई है, ये भी यूएस की स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं। और यहाँ पर जो है हमारे मैनी वोटर्स कंसीडर देमसेल्फ टू इधर रिपब्लिकन और मैनी दो अदर आर इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर आपने अक्सर पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो किसी भी नेम के साथ जब आप लिखते हैं ना, देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार, मीन्स वो इंडिपेंडेंटली कोई भी अपने इलाके की तरफ से या अपने गांव की तरफ से या अपने कॉलोनी की तरफ से इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना चाहे तो उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप इंडिपेंडेंटली जो है वो सब करने के लिए स्टैंड ले सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद कैंडिडेट्स और उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ओपिनियन पोल्स देते हैं। अच्छा, ये लोग खुद को अपना रेफरेंस मींस अब खुद को इफेक्टिव बनाने के लिए लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, ये अपने ओपिनियन पोल्स बनाते हैं, वोटर्स को जो है सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वी आर राइट। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये अपने मैसेजेस की कैंपेन चलाते हैं, और इसके अलावा ये और भी मतलब जलसे वगैरह करते हैं, डिबेट्स करते हैं, टीवी वगैरह पे ये अपना एड्स चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं ये खुद को इफेक्टिव बनाने के लिए, लोगों की नजरों में, लोगों के दिलों में इफेक्टिव बनाने के लिए ये सारे सोर्सेज ये लोग यूज करते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जो है अगर इस पूरे प्रोसीजर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा या कहीं पर भी कोई मिसहैप या चीजें अनबैलेंस हो जाती हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वहां पर ये जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है वो वहां पर आती है और वहां पर आके रिस्ट्रिक्शंस को, अनबैलेंस चीजों को या फाइट्स वगैरह को ये कमेटी जो है आके डील करती है, उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 4, और इसके साथ भी सेम प्रैक्टिस अटैच है। मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम ड्यूरिंग लेसन नहीं डिस्कस कर पाते, ये उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सपीरियंस करने में आपको हेल्प करती है। इसलिए प्रैक्टिस को मस्ट भी सॉल्व करके शेयर किया करें। और मैं हूं ना चेक करने के लिए, आप क्यों टेंशन लेते हैं कि चेक नहीं होंगी? चेक करूंगी ना, मैं तो हूँ, सना भी तो है। और भी मैम अभी हम्म। दो ही लेसन के शेयर करेंगे, तीसरा नहीं पढ़ाएं, तीसरा कल पढ़ लेंगे। नहीं, लास्ट लेसन है, चैप्टर क्लोज बाय ना। आपको पता है क्लोजिंग में मुझसे मतलब एक्सपर्ट कोई हो मैम सकता है? और वैसे भी क्लोजिंग तो हमने फन फन में कर लेनी होती है ना। और और ये तो टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेसन नंबर 5 में रोल ऑफ सिटीजन पढ़ना है। देखो, हमें हमारा रोल नहीं पता होगा तो हम कैसे सिटीजन हैं, मींस वी आर शेम्ड ऑन अस। तो फिर काम तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर रोल, आप लोग अपना रोल पढ़ेंगे, फिर उसको परफॉर्म करेंगे, तो फिर ही आप एक अच्छे सिटीजन्स बनेंगे। तो पहले तो आप अच्छे नहीं ओके। हैं। मैम मैम पहले सिटीजन तो बना लें, फिर अच्छे भी बन लेंगे। मैम हम अच्छा। अमेरिकन तो भी नहीं है।
नहीं नहीं, पाकिस्तानी सिटीजन्स बन के भाई पर अच्छा परफॉर्म कर लें। मैम वही तो कह रहे हैं, पाकिस्तानी सिटीजन बना तो लें पहले, हम तो गुलाम हैं। हाँ ये तो है यार। खैर देखते हैं, चले शायद इसी वजह से हम गुलाम हैं, शायद इसी वजह से हमें सिटीजन्स के रोल नहीं पता, तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, क्या पता हमें कुछ अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी पता चल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि यूएस सिटीजन्स के पास राइट ऑफ वोट वोट होता है, एंड टू होल्ड पब्लिक ऑफिस एंड एज वेल एज टू एंजॉय मैनी फ्रीडम्स। ये लोग बड़ी फ्रीडम एंजॉय करते हैं, पता नहीं हमारे पास ये फ्रीडम्स होती हैं कि नहीं, लेट अस चेक। और फिर उसके बाद ये जो सिटीजन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये जनरल जनरल वेलफेयर ऑफ द नेशन में कंट्रीब्यूट करें, और जो है ये राइट्स ऑफ सिटीजन्स और राइट्स ऑफ जूरीज को सर्व करें, और राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले तो सिटीजनशिप होता क्या है? इट्स अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड नेशन, और इस रिलेशनशिप को सिटीजन्स कहते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बाहर से आए तो उसको वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप दे दी जाती है उसको नेचुरलाइजेशन कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। और उसके अलावा ये कि हमारे ओवर राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर स्टेब्लिश इन फर्स्ट अमेंडमेंट्स, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। आप लोग जानते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट्स जो थे वो 7 थे, फिर उसमें यूएस सिटीजन्स के राइट्स को ऐड कर दिया गया, उनको अमेंडमेंट कर दी गई, और वो बेचारे 10 से भी कहीं ज्यादा एक्सीड कर चुके हैं अब तो। और यहाँ पर हमारे जो अब्राहम लिंकन साहब हैं वो कहते हैं कि एक सिटीजन, उन्होंने बड़े ही प्यारे एक बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने सिटीजनशिप को लेके, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आप लोगों के लिए, लोगों के साथ, लोगों से अच्छे रवाबित रखें। तो ये जो था ये उनका मोटो इस पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। और ये तो बेसिकली इफ वी आर मुस्लिम्स, ये हमारा रिलीजन भी हमें सिखाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम एज पाकिस्तानी हम ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते। और यहाँ पर जो है जूरी सिस्टम की इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो गिव एंड टेक ऑफ सिटीजनशिप है। आप वो कहते हैं ना कि इज्जत दो और इज्जत लो। आप देखिए, आप जूरी को रिस्पेक्ट करेंगे, उसके एज विटनेसेस उसको सर्व करेंगे, एज सिटीजनशिप आप उसको जो है पार्टिसिपेट करेंगे उसके डिसीजंस में, उसके ऑर्डर्स में, तो वो आपको उसी तरह सर्व करेगी। इस वजह से अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को as a citizen we need to understand, we need to serve our nation as a citizen। क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने नहीं। पाकिस्तान में इतनी जगह पे मील सर्व होता है, जहां पे देखो लाहौर में तो लंगर ही लंगर है। मैंने जी तो मैम, काफ़ी लोग करते हैं। हाँ ना। और शेल्टर होम्स भी बहुत ज्यादा है, तो अगर किसी को अपने घर से लड़के कहीं जाना हो तो वो आराम से शेल्टर में जा सकता है। तो उसके बाद मेरी बात किसी ने नहीं मानी, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज शेल्टर पाकिस्तान लाहौर में शेल्टर होम्स के हालात बहुत बुरे हैं। खैर उसके बाद स्कूल्स में फंड रेजिंग बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई होती है ना, फन फन और फैंटेस्टिक नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए फंड रेजिंग तो बनती है। और उसके बाद मेडिकल सर्विसेज में भी हम लोगों को अपना सर्विसेज को ऑफर करना चाहिए, और लोगों को चाहिए कि वो जो हैं पॉलिटिकल कैंपेन्स और फूड पेंट्रीज और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी सर्व करें। अच्छा, ये हमारी इतनी सारी सर्विसेज हैं, हम लोगों को च्वाइस के कोई पता नहीं है कि हमने बाहर जाना है, सैलरी के लिए काम करना है, और घर आके सो जाना है। तो ये देखें जरा हमारे कितने काम है। अब आपको पता चला कि हमारी कितने सारे काम हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपने कभी सोचे कि किसी स्कूल में फंड ही दे दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, चाहे वो आपका छोटा बहन भाई क्यों ना हो। मैम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी करते हैं हम तो। नहीं, वो तो एज ब्रदर किया ना आपने।
खैर डेली लाइफ्स में और जो है वो जनरल वेलफेयर में हमें बहुत सारा काम करना चाहिए। और हाँ जी, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, जो चीजें खराब हो जाए उनको रिसाइकल कर लेना चाहिए, और ट्रैश हमने क्लीन करना कोई नहीं। और मुझे लगता है लाहौर का नाम वैसे ही जो है ना ट्रैश हाउस रख देना चाहिए, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ट्रैश ना हो, स्वाय जो है एक्सक्लूसिव एरियाज के। और उसके अलावा हम लोगों को अपने नेबर्स और फैमिली मेंबर का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें तो इस चीज का पता नहीं था, लेकिन रोल ऑफ सिटीजनशिप ने हमें ये सारी बातें बता दी हैं। सो गाइज, आपको सारी बातें समझ आ गई हैं एज यस मैम। यस मैम। एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैम एज सिटीजन ऑफ यूएस समझ आई आज तो। वाकई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। लेकिन प्रैक्टिसेस मस्ट भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगे जो आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम, बट मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9।